ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए देखिए, ड्रिफ्ट मतलब क्या होता है, जैसे कोई चीज़ लुढ़कते इधर उधर करते हुए, लेकिन वो पास मतलब ऐसे लुढ़क भी रही है और आगे भी जा रही है। मतलब ऐसे देखो, ये ऐसे ऐसे भी जा रही है और आगे भी जा रही है। ठीक है, इधर उधर मतलब बहुत सारे मोशन हो रहे हैं इधर उधर 3D में, लेकिन वो आगे भी एक लीनियर मोशन भी है। 3D मोशन मतलब सारे इलेक्ट्रॉन में हो रहा है इधर उधर, लेकिन वो एक डायरेक्शन में भी जा रहा है, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अब आ जाइए इसका डिफिनीशन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर। आपका जो एवरेज ऑन एवरेज वेलोसिटी जो लिया जाता है, बहुत सारे देखो जो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो कई डायरेक्शन में एक साथ घूमते रहते हैं, उनका मतलब कई डायरेक्शन में होता है। लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है, वो जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है ना, तो वो इधर भी होता है थोड़ा सा, मतलब लीनियर भी होता है, ऐसे इधर उधर घूमेगा, लेकिन थोड़ा लीनियर मोशन भी थोड़ा 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 होता रहेगा, उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। अगर आपके कंडक्टर पे कोई, मान लीजिए यहाँ पर आपका कंडक्टर है, ये आपका कंडक्टर है, कंडक्टर में अगर आपने वोल्टेज नहीं लगाया है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, ज़ीरो होगा। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, तो इनिशियल एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, अगर आपने कोई सोर्स नहीं लगाया तो उसकी ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन जैसे ही आप सोर्स लगाओगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। एवरेज वेलोसिटी को ही क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो ऑल इलेक्ट्रॉन का जो एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं ना, उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये देखो एवरेज है, इसको हम एवरेज, आप लोग जानते होंगे, अगर ये देखो इस फॉर्म में किसी को ले लेते हैं तो उसको एवरेज वेलोसिटी भी बोलते हैं, वी एवरेज। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, इसको एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं और इसको ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो हम ये जानते हैं कि मोशन का फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, v इक्वल टू क्या होता है बेटा, v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। ठीक है, तो u आपका क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्योंकि एवरेज की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी, ये फाइनल एवरेज वेलोसिटी, और ये एस्केलेशन हो जाएगा, और ये टाइम भी क्या हो जाएगा, एवरेज टाइम। इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो हम ये जान रहे हैं कि इनिशियल ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी ज़ीरो है, फाइनल वेलोसिटी आपका जो एवरेज वेलोसिटी वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। और ए इक्वल टू आप जानते हो, अगर इसमें आपने इलेक्ट्रिक एक सेल आपने वो किया, अप्लाई किया, इस पर लगा दिया, तो इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, तो उसकी वजह से आपका क्या होगा, ई इक्वल टू क्या होता है बेटा, एफ अपॉन क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, इसलिए आप इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में इसको क्यू की जगह आप ई लिख सकते हो। हर एक इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स लगेगा। ठीक है, तो एवरेज वो एस्केलेशन क्या हो जाएगा, एस्केलेशन हो जाएगा बेटा, एस्केलेशन हो जाता है, आप ये जानते हो, फोर्स इक्वल टू यहाँ पर ई हो जाएगा, और फोर्स आपका एम में होता है, और यहाँ ई होता है, और ए आपका हो जाएगा ई अपॉन एम। तो यही पर हमने ये लिख दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये तो आपका एक इलेक्ट्रॉन के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई। ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आप जोड़ सकते हो, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के लिए आ जाएगा। अब देखो, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो आपका कैपिटल एन है, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक किसी कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके बराबर होता है। और ये एक होता है स्मॉल एन की यूज़ किया जाता है। स्मॉल एन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। एन इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन है, पर यूनिट वॉल्यूम ये हो जाएगा। और वॉल्यूम इक्वल टू एन टू डी कर सकते हो आप, जो वायर है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ले लो, और यूनिट टाइम में वो कितना डिस्टेंस चल रहा है उसको आप मल्टीप्लिकेशन करोगे एरिया से, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पर आप ये जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू होता है एन ई। अब n की जगह हम लिख लिए, n की जगह क्या होता है, एन वी ये वॉल्यूम है और E है। ठीक है, एन वी, ठीक, एन वी हो गया, और ये हो गया बेटा E है ही। अब V आपका जान गए, V आप हम पहले निकाल दिए, ए डी होता है एरिया इंटू डिस्टेंस, और E हो गया। तो ये टोटल चार्ज आपका ये हो गया। अब ये जानते हो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस आपने कितना कवर किया, d, तो हमने जब ये वैल्यू रखा, और i इक्वल टू Q अपॉन T होता है, तो T की वैल्यू जब यहाँ रखेंगे
तो सारी चीज़ें कट पिट जाएंगी, आपका वीना आ जाएगा। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वीना। याद रखना आई इक्वल टू क्या होता है, वीना। वी आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, यहाँ पर वी आपका ना वी ही वी डी है। मैंने यहाँ वी डी इसलिए नहीं रखा क्योंकि थोड़ा सा पढ़ने में ज़्यादा इजी हो जाए, वीना। ठीक है, ये वी डी है, ये डी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वी डी। उसके बाद आप आ जाइए और आई को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। देखो आई को अगर आप वी का फॉर्म वी इक्वल टू समथिंग रखोगे, वी इक्वल टू जानते हो, वी इक्वल टू क्या होता है, वी इक्वल टू होता है ई इंटू एल या डी जो भी है। ठीक है, यहाँ एल नहीं लिया गया है, यहाँ डी लिया गया। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो और वैल्यू वाले रख के आपका ये फार्मूला आ गया। ये सब लिखा हुआ है आई इक्वल टू दिस मच। ओके, अब देखो आप ये जानते हो कि आई इक्वल टू क्या होता है, ओम्स लॉ से। ये ओम्स लॉ से आप जानते हो आई इक्वल टू क्या होता है, वी इंटू आर। अब देखो यहाँ पर वी है, वी क्या है, वोल्टेज है, ये आपका वी वोल्टेज है। तो आपका आर क्या बन जा रहा है, आर क्या बन रहा है, आर आपका ये बन रहा है, देखो एम डी अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ और आपका ए। देखो ये इसको ओम लॉ से कंपैरिजन किए तो आपका एम ये वो आर इक्वल टू दिस मच हो रहा है। तो कभी कभी आपको आता है ओम्स लॉ, वो बोलता है भैया ओम्स लॉ से आप प्रूफ करिए रेजिस्टिविटी कितने के बराबर होगी। रेजिस्टिविटी किसके बराबर हो जाएगी, रेजिस्टिविटी बराबर हो जाएगी, देखो रेजिस्टिविटी इक्वल टू हो जाएगा बेटा, देख रहे हो ना ये डी अपॉन ए। तो रेजिस्टिविटी आ जाएगी, आर इक्वल टू क्या होता है, आर इक्वल टू होता है रेजिस्टिविटी एल अपॉन ए। तो या एल अपॉन ए या डी अपॉन ए, डी लिख लो, डी अपॉन ए। तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी, तो रो इक्वल टू जो बच गया डी अपॉन ए को छोड़ दो, जो बच गया तो रो के बराबर हो जाएगा। रो के बराबर क्या हो जाएगा, एम बचा, एन ई स्क्वायर बचा और टाउ बचा। तो आपका ये रो हो गया। तो ये आपको पूछता है कि ओम्स लॉ का एप्लीकेशन करके आप रो की वैल्यू बताओ। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओम लॉ का एप्लीकेशन करके आप रो की वैल्यू बताओ, तो ये पूछता है। तो इस तरीके से आप यहाँ से शुरू कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आई इक्वल टू वीना होता है, वीना का आप जब वैल्यू रखोगे तो आई इक्वल टू दिस मच आ जाएगा। आई को हम कंपेयर कर देंगे ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ से हम ये कंपेयर करेंगे आर इक्वल टू दिस मच, और आर इक्वल टू आप जानते हो रो डी अपॉन ए होता है। डी अपॉन ए हटा दोगे तो जो बचेगा वो रेजिस्टिविटी के बराबर, रो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये एम है मास ऑफ कंडक्टर। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होगा, तो आप ये जानते हो कि ओम्स लॉ से आप ये जानते ही हो, इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने चैप्टर नंबर मतलब इसी चैप्टर में आगे पीछे पड़ा हुआ है। तो V इक्वल टू आई, आर इक्वल टू दिस मच आप लिख सकते हो। यस, V और D इधर कर दो, V अपॉन डी क्या हो जाएगा, V अपॉन डी इक्वल टू आई रेजिस्टिविटी अपॉन ए। और यहाँ पर देखो I अपॉन ए क्या होता है, I अपॉन ए क्या होता है, J होता है। I अपॉन ए रख के ये J कर दोगे तो फिर यहाँ पर J इक्वल टू क्या हो गया, V अपॉन डी क्या होता है, ये होता है फील्ड के बराबर होता है। तो इस तरीके से करंट डेंसिटी और इसमें रेजिस्टिविटी में ये रिलेशन निकल गया। 1 अपॉन रेजिस्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी होती है। तो इसको ऐसे कंडक्टिविटी के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रेजिस्टिविटी। ओके, अब देखो रेजिस्टिविटी कर्व, कंडक्टेंस क्या होता है। हाँ, थोड़ा सा रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है ये भी सीख लो। रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस क्या होता है, द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच द इलेक्ट्रॉन कंडक्ट थ्रू द एनी वायर, कंडक्टिंग वायर। रेजिस्टिविटी कर्व, देखो रेजिस्टिविटी कर्व अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग है। रेजिस्टिविटी कैसे चेंज होता है, तो कॉपर का क्या होगा, देखो कॉपर कुछ दूर तक तो क्या है आपका, कुछ टेम्परेचर मान लीजिए आप बढ़ा रहे हो लेकिन रेजिस्टिविटी में कोई फ़र्क नहीं आ रहा, लेकिन कुछ टेम्परेचर क्या होगा, वो थ्रेशोल्ड टेम्परेचर बोला जाएगा। ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है वो थ्रेशोल्ड है, मतलब जिस पे एकदम फ़र्क पड़ने वाला ही है। मतलब आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो वो रेजिस्टिविटी बढ़ने लगेगी, तो वो होता है थ्रेशोल्ड। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन एक टेम्परेचर ऐसा आ रहा है जहाँ वो लिमिट है, वो अब वो बाउंड्री है, उसके ऊपर जाओगे तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी बढ़ने लगी, तो उसी को थ्रेशोल्ड टेम्परेचर बोलते हैं। तो कॉपर का देखो कैसे बता रहा है,
कॉपर का रेजिस्टिविटी देखो बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है, इसका मतलब ये गुड कंडक्टर है। रेजिस्टिविटी कम है, इसका मतलब क्या है, गुड कंडक्टर है, तो कॉपर का यूज़ किया जाता है। नाइक्रोम, नाइक्रोम का देखो 0 टेम्परेचर पे ही रेजिस्टिविटी है, इसका मतलब ये क्या है, ये गुड कंडक्टर तो नहीं है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, इसलिए नाइक्रोम का क्या किया जाता है, देखो जीरो टेम्परेचर भी इसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी है, इसीलिए नाइक्रोम का यूज़ किया कि कहाँ पर किया जाता है, बल्ब वगैरह में हीट होता है, जहाँ पर हीटर वगैरह में ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, अब देखो सेमीकंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी कम होता है, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टिविटी इसकी कम होती जाएगी। मतलब ये सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं जो आईसी सर्किट वगैरह में यूज़ होते हैं। तो दिस इज़ द रेजिस्टिविटी कर्व, ये कभी कभी प्रैक्टिकल में ज़्यादा पूछा जाता है, प्रैक्टिकल में आप जब प्रैक्टिकल देंगे ना तो ये पूछा जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अब आ जाइए सेल क्या होता है। तो सेल देखो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहे हैं और वो कई टाइप्स का होता है। ड्राई सेल जैसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, अब ड्राई सेल भी होता है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है, ड्राई सेल है, गैल्वेनिक सेल है, फोटोवोल्टिक भी बोलते हैं उसे, बहुत सारी चीज़ बोलते हैं। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ सिर्फ सेल से मतलब है, सेल के अंदर क्या हो रहा है, क्या रिएक्शन हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, वो केमिस्ट्री का पार्ट है। केमिस्ट्री में आपका रिडक्शन और वो ऑक्सीडेशन होता है, वो सब आप डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमें सेल से मतलब है। और सेल में जो अंदर उसका मटेरियल है उसमें क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टी की वजह से कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस पैदा होगा, उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं। तो सेल में क्या होगा, एक तो उसका ईएमएफ होगा, उसका रेटिंग वो जो ऊपर लिखा रहता है तो उसमें रेटिंग वगैरह लिखी रहती है। ठीक है, कितना करंट देगा, कितना इसका वोल्टेज कितना देगा, ठीक है, कितना इंटरनल रेजिस्टेंस, वो सब रेटिंग लिखी रहती है। तो अब सेल क्या होते हैं, एक डिवाइस है, यहाँ लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक सेल इज ए पावर यूनिट सप्लाई डीसी इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यूसली थ्रू क्लोज सर्किट और इलेक्ट्रिक पाथ। कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर तुम्हें करंट पास करवाना है, करंट फ्लो करवाना है तो वहाँ सेल की ज़रूरत पड़ेगी, सेल ऐसा कर सकती है। अब आ जाइए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ सेल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म ऑफ सेल क्या क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वही होता है ईएमएफ। ईएमएफ को हम ई से भी, एप्सिलॉन से भी डिनोट करते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस को हम आर से डिनोट करते हैं। टर्मिनल पोटेंशियल, ये जो पोटेंशियल होता है ना AB VAB, तो ये टर्मिनल पोटेंशियल है। कोई भी सेल अगर आप इस तरीके से ले लेंगे तो इसके टर्मिनल मतलब A और B दो अलग अलग एंड है, अगर इन दोनों के बीच में अगर आप पोटेंशियल निकालेंगे तो VAB आएगा। कैपेसिटी ऑफ बैटरी, बैटरी की कैपेसिटी होती है कि वो कितने तेज या कितने फ्लो में वो करंट को फ्लो करवा रही है, चार्ज को फ्लो करवा रही है। ठीक है, वो कैपेसिटी होती है। तो कैपेसिटी आपका ईएमएफ से ही पता चल जाता है। चलो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रिक फोर्स है, ना कि मैकेनिकल फोर्स है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स यू कैन से दिस इज मेजर इन वोल्ट और हाँ जूल पर कूलम, ये भी कह सकते हो। मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन को, मतलब एक यूनिट इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। वो सेल का होता है, इससे डिफाइंड होती है सेल की कैपेसिटी और सेल की रेटिंग। ठीक है, ईएमएफ इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। अगर दो सेल में देखो, सेल जो बनता है उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड और एनोड, दोनों के बीच में जो पोटेंशियल रहता है, मतलब जैसे पानी है ना आपके पास टंकी में जब पानी नहीं रहता क्या होता है, हवा रहता है। तो हवा रहता है तो हवा से तो कोई मतलब नहीं, वो खाली है, उसमें पोटेंशियल क्या है, ज़ीरो। लेकिन जैसे ही पानी भरते हो वैसे वैसे क्या होता है, जैसे वो पानी भरता जाता है उसका पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ता जाता है। अब उसमें पानी गिरने की सलाहियत आ गई, उसमें अब पानी जमा टैप खोलोगे तो उसमें क्या होगा, फोर्स से पानी गिरेगा। ठीक है, इसी तरीके से ये भी है। तो ये जो सेल होती है वो एनर्जी सोर्स की तरह काम करती है और चार्ज को फ्लो कराने में हेल्प करती है थ्रू आउट द सर्किट। ईएमएफ इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सेल एंड डिपेंड, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये सेल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, मतलब बिना ईएमएफ के सेल बेकार। अगर सेल में आपका ईएमएफ ही नहीं है तो वो क्या है, सेल डेड है, उसका कोई यूज़ नहीं है। ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट साइज वगैरह से इसमें कोई डिपेंड नहीं करता। इलेक्ट्रोलाइट अगर उसमें सेल में क्या भरा है, कौन सा मटेरियल है, तो ईएमएफ उस पर डिपेंड नहीं करता, ना तो साइज पे। ठीक है, साइज ऑफ इलेक्ट्रोड, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पे भी आपका ईएमएफ, जैसे कैपेसिटेंस करता था,
दो सेल के बीच में जो डिस्टेंस होता था उस पर कैपेसिटेंस करता था डिपेंड, लेकिन ईएमएफ क्या है, दो सेल के बीच में जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड नहीं करता। अब आ जाओ इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने बता दिया कि कोई भी सेल है वो मटेरियल का बना रहेगा, मटेरियल में भी कुछ ना कुछ एनर्जी लगती है उसको एक्टिव करने में, तो वहाँ कुछ लॉस हो जाता है। वो लॉस किसकी वजह से होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। ठीक है, अब आ जाइए इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन। ये देखो इंटरनल रेजिस्टेंस आपका डी पे भी डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोड कितना मोटा है या पतला है, और रेजिस्टिविटी पे भी डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे, मतलब आपका वो जो मटेरियल का कंसंट्रेशन कितना है, मटेरियल ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा तो आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, मटेरियल कम कंसंट्रेशन होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, अगर इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर बढ़ गया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर घट गया तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, नेचर एंड एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड डिप्ड इलेक्ट्रोलाइट, एरिया पे भी डिपेंड करता है। अगर आपने ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट उसमें भर दिया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ थर्मल पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस आप जानते हो, किसी भी सेल या किसी भी सर्किट के दो एंड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस हमने असाइन किया है। देखो अगर सेल आपका चार्ज हो रहा है, देखो सेल क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं उसमें, या तो डिस्चार्ज होगा या चार्ज होगा। डिस्चार्ज कब होगा, जब आप सेल का यूज़ करेंगे, कोई भी चीज़ आप देखेंगे, वीडियो या ऑडियो कुछ भी या बात करेंगे, तो उसमें सेल क्या करता है, सेल एनर्जी देता है। ठीक है, बिना एनर्जी के कोई चीज़ जुड़ता नहीं है, तो सेल एनर्जी देता है, फिर वो एनर्जी जो दे रहा है उसको क्या बोलेंगे, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। अगर सेल एनर्जी दे रही है तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। धीरे 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 डिस्चार्ज होता है और धीरे 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 ही चार्जिंग होता है। तो चार्जिंग में होगा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बेटा क्या होगा, चार्जिंग में पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो ईएमएफ के बड़ा होना चाहिए। मतलब जो सेल है ना, सेल की जो भी ईएमएफ है उसको चार्ज करने के लिए जो बाहरी सोर्स होगा उसका पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेल के पोटेंशियल से ज़्यादा होना चाहिए। देखो ये लिखा हुआ है, ये सेल का पोटेंशियल है, बाहर जो चार्जर है चार्ज करेंगे तो ये सेल का वो सोर्स का पोटेंशियल, ये सेल का पोटेंशियल है। देखो इससे ज़्यादा है, सेल के पोटेंशियल से ज़्यादा है अगर पोटेंशियल डिफरेंस तो आपका चार्जिंग हो रहा है। अगर आपका सेल के पोटेंशियल से कम है एक्सटर्नल वो टर्मिनल वोल्टेज, इसका मतलब वो डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब सेल यूज़ हो रहा है। व्हेन सेल इज़ ओपन सर्किट, अगर आपने ओपन सर्किट कर दिया है तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस और ई दोनों बराबर होगा। मतलब उसमें अगर आपने किसी सर्किट से जोड़ा नहीं है, किसी भी सेल को कोई सर्किट से जुड़े ना वैसे ही है, तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल होगा। मतलब उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही ईएमएफ के बराबर होगा। आई क्या होगा, जीरो होगा। व्हेन द सेल इज़ ओपन सर्किट, वही ओपन सर्किट में आपका करंट फ्लो ही नहीं होगा। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ बैटरी, तो बैटरी की कैपेसिटी क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ बैटरी इज प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम, मतलब कितने घंटे के लिए वो कितना करंट दे रहा है। ठीक है, तो कैपेसिटी कभी कभी देखो जब मोबाइल ख़रीदने जाते हो तो आपको बताया जाता है कि भैया ये 100,000 या 5,000 या 50,000 एम्पियर आर का है। इसका मतलब कैपेसिटी इससे पता चलती है वो कितने 1000 का, कितने 100 का है। ठीक है, उससे कैपेसिटी पता चलती है। मतलब 1 घंटे के लिए 10 एम्पियर की करंट ये मेंटेन रख सकता है। 10 एम्पियर आर का मतलब क्या हुआ, 1 घंटे के लिए 10 एम्पियर करंट ये कंटिन्यूस दे सकता है। ठीक है, इसका मतलब। अब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, देखो जैसे रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता था, कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन मतलब मिक्स करते थे, वैसे सेल का भी कॉम्बिनेशन होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और आपका होता है बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मतलब आप जानते हो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, दोनों हेड टू हेड जुड़ा रहेगा। 3 है, 2 है, 5 है, 10 है, जितने भी हैं सेल सारे जोड़ देंगे तो आपका ई नेट क्या हो जाएगा, सबको जोड़ E1 + E2 + E3। सीरीज में रहेगा तो E1 E2 E3 क्या होगा, सबका जोड़ दोगे तो नेट EMF आ जाएगा या नेट पोटेंशियल उसका आ जाएगा। इसी तरीके से जो इंटरनल रेजिस्टेंस वो भी जुड़ जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस तो हमेशा जुड़ता है। ठीक है, सीरीज़ में होगा तो जैसे आपने पढ़ा था क्लास 10th में R1 R2 R3 ये सब आपका डायरेक्ट जुड़ जाता है। ठीक है, अब आ जाइए जैसे नंबर ऑफ सेल आपका n है, नंबर ऑफ सेल आपका n है और सबका EMF सेम है। मतलब वो जो सेल है ना सारे सेम है। मतलब इस तरीके से आपका सेल जुड़ा है लेकिन वो बहुत ज़्यादा है, n नंबर है। अगर मान लीजिए ये नंबर ऑफ
ये ई है, ई है, ई है और ये एन है, मतलब सबका ई है, ठीक है। ये 1 है, 2 है, 3 है, ये एन सेल है। तो इसका ई नेट क्या हो जाएगा, ई नेट हो जाएगा एन ई, क्योंकि ई सेम है सबका, ई प्लस ई एन तक जाओगे तो एन ही हो जाएगा। आर भी यही एन आर हो जाएगा, ठीक है। आर इक्वलेंट आपका ये होगा। देखो इसमें ये मैंने दिखा दिया। मान लीजिए बहुत सारे सेल हैं लेकिन उसमें से कुछ सेल उल्टे जुड़ दिए। मान लीजिए आपका एन सेल तो है, एन सेल है आपके पास, लेकिन उसमें से पी सेल क्या हो गए, उल्टे जोड़ दिए गए। क्या हो गए, पी सेल आपके क्या है, उल्टे जोड़ दिए गए। पी सेल आपके उल्टे जोड़ दिए हैं तो एन में से आप सब्ट्रैक्ट, यहाँ पर 2p है, ठीक है। देखो यार, इफ़ द सेम आर कनेक्टेड इन रिवर्स पोलैरिटी लेट p नंबर ऑफ सेल, देन अगर आप इस तरीके से p सेल रिवर्स जोड़ दिए गए हैं तो उसका फार्मूला ये हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि अगर आपका साइड बाय साइड अगर आपने सेल को जोड़ दिया इस तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका ई नेट क्या होगा, ई नेट क्या होगा। देखो पैरेलल में तो आप जानते हो सबका फील्ड जो वो ई क्या हो जाएगा, ई देखो इसमें हालांकि इन्होंने जोड़ दिया, अगर E1 और E2 और E3 अलग अलग है इसलिए ऐसा हो जाएगा। अगर E1 E2 E3 ये सब एक सेम है, सब बराबर है, इस तरीके से ये सब बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, ई इक्वलेंट क्या हो जाएगा, ई इक्वलेंट भी आपके ई के मतलब सिंगल के बराबर हो जाएगा। और R1 R2 R3 ये भी सब बराबर है, R1 R2 R3 ये सारे सेल बराबर है तो आपका ई नेट क्या हो जाएगा, ई के ही बराबर हो जाएगा, ठीक है। और इसका रेजिस्टेंस वही पैरेलल कॉम्बिनेशन, जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम जोड़ते थे तो उसी तरीके से हम यहाँ पर भी जोड़ देंगे। ये आपका हो गया, ठीक है। चलिए अब किरचॉफ लॉ आ जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो किरचॉफ लॉ दो लॉ बताता है, किरचॉफ दो चीज़ें बताता है। देखो इसमें हमने जो बताया है एकदम सिंपल तरीके से बताने की कोशिश किया है। कोई भी सर्किट क्लोज सर्किट है तो वहाँ पर हम KVL और KCL लगा के उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। किरचॉफ लॉ क्या करता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए या कॉम्प्लेक्स सर्किट को समझने के लिए या कॉम्प्लेक्स सर्किट को इजी वे में उसमें कितना करंट जाएगा, उसमें कितना वोल्टेज आएगा, फला रेजिस्टर में कितना करंट है या कितना वोल्टेज है, उसको फाइंड आउट करने के लिए किरचॉफ लॉ यूज़ करते हैं। तो इसमें दो लॉ हैं, एक है KCL और एक है KVL। KCL आप जानते हैं क्लोज सर्किट क्लोज करंट, सॉरी किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ। KCL को क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। तो ये किरचॉफ करंट लॉ है और KVL है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ और करंट लॉ दोनों हम अकॉर्डिंगली व्हेन वी रिक्वायर्ड वोल्टेज, सॉरी वोल्टेज नहीं, वोल्टेज लॉ, हम जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उस तरीके से इसका यूज़ करेंगे। तो किरचॉफ करंट लॉ क्या बोलता है कि कोई भी करंट मान लीजिए यहाँ पर कहीं से आ रही है कहीं को जा रही है, तो जो करंट आ रही है और जो करंट जा रही है, तो आने वाले करंट सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट, मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो आने वाली करंट इक्वल टू क्या होगा, जाने वाली करंट। मतलब आपका I1 इक्वल प्लस I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, I3 प्लस I4 प्लस I5। तो इनकमिंग करंट, सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। देखो एकदम सिंपल है, इसमें ना तो कोई साइन लगाना ना कुछ करना है। इनकमिंग करंट सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट, ठीक है। अब आ जाओ किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ में थोड़ा सा आपको, लॉ तो सिंपल है, बस इसका साइन थोड़ा सा आपको समझना है। साइन आप जानते हो, बस बता देंगे अभी समझ में आ जाएगा। किरचॉफ वोल्टेज लॉ ये बोलता है कि कोई भी क्लोज पाथ है या ना हो, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, मान लीजिए किसी भी सर्किट के किसी भी पाथ पे आप एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, तो टोटल वोल्टेज उसका क्या होगा, सम ऑफ ऑल वोल्टेज इज इक्वल टू 0। अगर आप मान लीजिए यहाँ से A से B जा रहे हैं, अब A से B जाने में आपको बहुत सारे सर्किट यहाँ मिल रहे हैं, कोई रेजिस्टेंस मिल रहा है, कोई सेल मिल रहा है, कोई और कुछ मिल जा रहा है, ठीक है। तो वो सारे का वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा बेटा, सारे का वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा,
सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस इज ज़ीरो, या सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस इज ज़ीरो। ठीक है, अब आ जाओ साइन कन्वर्जन। साइन कन्वर्जन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप सेल से सेल के निगेटिव तरफ जा रहे हैं तो ईएमएफ क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव। सेल के पॉजिटिव तरफ जा रहे हैं, सेल्स के पॉजिटिव तरफ जा रहे हैं तो आपको ई पॉजिटिव लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। ठीक है, एकदम इजी, एकदम आपका इजी। अगर आप निगेटिव की तरफ जा रहे हैं, जैसे यहाँ देखो, हालांकि मैंने यहाँ पर पहले ही दिखाया है, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं, उल्टा बन गया। आप इधर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं पॉजिटिव, और इधर जा रहे हैं तो निगेटिव। ठीक है, वैसे बना देता तो आपको कन्फ्यूज़न होता है। भाई हम इधर जा रहे हैं, देखो ये एरो इधर लगाया ना, एरो पॉजिटिव की तरफ है इसलिए पॉजिटिव ई ले लिया, एरो निगेटिव की तरफ है इसलिए निगेटिव ले लिया। ठीक है, एकदम सिंपल। रजिस्टर, अगर आपका रास्ते में सेल नहीं मिल रहा, रजिस्टर मिल रहा है, तो रजिस्टर हमें याद रखना, अगर आपका जो पाथ है, ये पाथ है करंट के डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमेशा वोल्टेज क्या होगा, ड्रॉप होगा। वोल्टेज क्या होगा, यहाँ लिखा हुआ देखो, वोल्टेज ड्रॉप, तो यहाँ लिखा है ये देखो, निगेटिव और पाथ डायरेक्शन सेम डायरेक्शन, नहीं देखो ये लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज निगेटिव। ठीक है, तो आपका यहाँ वोल्टेज, इस केस में क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसलिए निगेटिव लेना, वोल्टेज ड्रॉप। ठीक, और वोल्टेज ड्रॉप हमेशा किसके टर्म में लिया जाता है, आई और आर के टर्म में, आई और आर के टर्म। इसी तरीके से अगर आपके करंट के उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं, रेजिस्टेंस मिल गया तो आपको पॉजिटिव लेना, वोल्टेज गेन हो जाएगा। ठीक है, केसीएल केवीएल हमने यहाँ पर देखो, आप बना सकते हो, एक मिनट ये हट गया, केसीएल और केवीएल, देखो ये सर्किट है, तो आपका यहाँ पर केसीएल केवीएल दोनों अप्लाई हो जाएगा। ये देखो इसमें आप कर सकते हो केवीएल एप्लीकेशन, केसीएल एप्लीकेशन, किस तरीके से हम लूप मान रहे हैं, एक पहला लूप है, ये दूसरा लूप है, ये पहला और दूसरा यहाँ ले लो, ये पहला ये दूसरा। ठीक है, इस तरीके से दो लूप मान लेंगे हम। यहाँ पर वो नाम भी लिख सकते हैं ताकि हमें क्या हो, लूप को मानने में आसानी हो। जैसे ए बी ई एफ, मतलब हम इसमें जा रहे हैं, कौन सा पहला लूप है, मान लो ये पहला लूप है, क्या, लूप वन। लूप वन क्या बन जाएगा बेटा, ए बी ई एफ, ए, जहाँ से शुरू किया वहीं पर आ जाते हैं। इसी तरीके से लूप टू, लूप टू क्या हो जाएगा बेटा, लूप टू हो जाएगा आपका बी सी डी ई बी। तो इस तरीके से आप लूप बना सकते हैं। ये पाथ होगा, पाथ में जाएंगे तो आपका वोल्टेज, टोटल वोल्टेज ड्रॉप इज ज़ीरो, टोटल वोल्टेज ड्रॉप थ्रू अ सर्किट इज ज़ीरो। इम्पॉर्टेंट सर्किट, बहुत सारे सर्किट होते हैं जहाँ पर आपको निकालने होते हैं, बहुत सारे। जैसे आप किरचॉफ लॉ किरचॉफ सर्किट दे दिया, सॉरी व्हीट स्टोन बना दे दिया, ऐसे दे दिया, या आपको और कुछ दे दिया, जैसे मान लीजिए आपका एक सर्किट ऐसे दे दिया और एक ऐसे दे दिया यहाँ पर, तो इस तरीके से भी दे सकते हैं। ठीक, यहाँ पर सेल लगा दिया, तो बहुत सारे सर्किट आपको दे सकता है। ओके, अब देखो मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्या होता है, ये जो व्हीट स्टोन ब्रिज होता है ना, उसी का एप्लीकेशन है, समझ लो। जो व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है ना, मीटर ब्रिज उसी पे काम करता है। अब देखो आप ये जानते हो कि भाई वहाँ पर हम मीटर ब्रिज में क्या पढ़ते थे, व्हीट स्टोन ब्रिज में पढ़ते थे कि ये अगर आपका R1 है, ये अगर आपका R2 है, मान लो ऐसे, ये R3 है, R4 है, तो अगर आपका R1/R3 इक्वल टू R2/R4 होगा, तो इस वाले R5 का कोई काम नहीं होगा। मतलब R5 का कोई काम नहीं है। R5 वैसे तो रहेगा, लेकिन उसमें R5 में करंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। वहाँ पर करंट ही, मतलब ये आपका ये आपका A मान लो, ये B मान लो, और ये C मान लो, ये D मान लो, तो B और D क्या हो जाएंगे, सेम वोल्टेज में, मतलब VB इक्वल टू VD हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेम वोल्टेज में हो जाएंगे, इसका मतलब यहाँ पर करंट जाएगा ही नहीं। भाई जहाँ पर सेम वोल्टेज होता है तो वहाँ करंट जाता ही नहीं है, तो मतलब करंट यहाँ से जाएगा I1, तो यहाँ I1 भाग आएगा, यहाँ I2 आएगा तो I2 यहाँ से भाग जाएगा, यहाँ बीच में जाएगा ही नहीं। तो उसी बेस पे मीटर ब्रिज काम करता है। ये आपका R1 की जगह R दे दिया है, और R2 की जगह ये जो आपका यहाँ इधर है R3 की जगह L1 होगा।
क्यों L1 क्यों ले लिया, क्यों, क्योंकि आपका R प्रोपोर्शनल टू L होता है, आपने पढ़ा है, तो R की जगह आप L ले सकते हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मीटर ब्रिज जानते ही हो, 1 मीटर का एक वायर होता है, उसका वायर थ्रो क्रॉस सेक्शन एरिया थ्रू आउट सेम होता है, मतलब एरिया जो होता है कांस्टेंट होता है। और उसमें क्या करते हैं, एक हमारा जॉकी होता है, जॉकी में गैल्वेनोमीटर लगा होता है, और हमें रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स, ये नॉन रजिस्टर बॉक्स है। आर क्या होता है, नॉन रजिस्टर बॉक्स, और एस होता है अननोन रजिस्टर बॉक्स। ये आपका होता है अननोन, और ये क्या होता है, नोन होता है। क्या होता है, नोन। तो ये नोन होता है, ये अननोन होता है बेटा। तो अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, इस जॉकी को इस वायर पे, जो 1 मीटर का वायर है, इधर उधर ऐसे थोड़ा सा रखेंगे, तो जहाँ पर बैलेंसिंग आ जाएगी, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो वहाँ का जो डिस्टेंस है वो मेजर कर लेंगे L1, और जितना बाकी बचा वो कितना बचा, 1 मीटर का मतलब क्या हुआ, 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर में से L1 घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो और ये फार्मूले में R/S = L1 ये आपका जैसे होता है ना, वो अभी मैंने बताया, V स्टोन ब्रिज R1 = R3 = R2 और R4। तो R1 की जगह R है, और आपका इस तरीके से R3 की जगह L1 है। हालांकि वो जब आप करोगे, ट्रांसपोज करोगे, तो ऐसे भी बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम मीटर ब्रिज का यूज़ करके अननोन रजिस्टर, ये जो आपका S है, वो निकाल लेंगे। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वायमीटर। अब देखो, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, एक करंट मीजरिंग यूनिट है, लेकिन उसमें क्या होता है, डिफ्लेक्शन मीज़र करता है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, डिफ्लेक्शन, और वो डिफ्लेक्शन कैसे भी हो, वोल्ट मीटर के लिए भी डिफ्लेक्शन होता है, और गैल्वेनोमीटर के लिए भी डिफ्लेक्शन होता है। तो एक तो गैल्वेनोमीटर वर्क कब करेगा एज ए एमीटर, गैल्वेनोमीटर कब वर्क करेगा एज ए वोल्ट मीटर। तो गैल्वेनोमीटर का यूज़ करके ही हम एमीटर और वोल्ट मीटर बना लेते हैं, और कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए। गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, प्रेजेंस ऑफ करंट को डिटेक्ट करता है। ठीक है, एमीटर और वो मतलब करंट को मीज़र नहीं करता कितना एम्पियर है, बस वो डिटेक्ट कर लेता है कि हाँ इसमें करंट है। लेकिन उसको करंट में तब्दील करने के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है, वही क्या यूज़ किया जाता है, वही आपका ये लॉ, शंट वगैरह का लॉ। तो हम एक क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर में हम क्या करते हैं, एक पैरेलल में शंट जोड़ करते हैं। शंट का क्या होता है, जो रेजिस्टेंस उसका बहुत ज़्यादा लो होता है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा लो होता है, तो जो करंट होता है ना, तो अब इसमें जो लो रेजिस्टेंस है, तो उसमें करंट क्या होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम है, तो ज़्यादातर करंट इसमें चला जाता है। इसमें क्या होता है, ज़्यादातर करंट इसमें चला जाता है। देखो लो रेजिस्टेंस है ना, लो रेजिस्टेंस है, तो इसमें ज़्यादातर करंट इसमें चला जाता है, और गैल्वेनोमीटर में जो बचता है वो करंट आता है। तो इस तरीके से हमने जो गैल्वेनोमीटर में करंट है उसको IG मान लिया, और ये जो आपका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस उसको RG मान लिया। इस तरीके से हमने किया, तो फार्मूला लगाया, आपका आ गया। देखो करंट KCL अप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, RG आपका यहाँ सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन दे दिया गया। किस तरीके से करेंगे, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए शंट लगाएंगे पैरेलल में। कैसे लगाएंगे, शंट लगाएंगे। शंट क्या होता है, वेरी लो रेजिस्टेंस का एक वायर है, तो उसको हम पैरेलल में लगा देते। ठीक है, चल अब क्या होगा, उसके बाद हम RG वगैरह, ये हमारा गैल्वेनोमीटर का कितना रेजिस्टेंस होगा, ये सब हम निकाल सकते हैं। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। हाँ, गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए आपका ये जो रेजिस्टेंस होता है ना, हाई उसके कैपेसिटी का रेजिस्टेंस लगाएंगे, वो भी सीरीज़ में लगाएंगे। तो सीरीज़ में जब रेजिस्टेंस, इसका रीज़न क्या होता है कि सीरीज़ में, यहाँ पर सीरीज़ में लगा रहे हैं, वहाँ पर क्या लगा रहे हैं, वहाँ पर पैरेलल में लगा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, ये भी तो पूछना क्वेश्चन होता है कि भाई यहाँ पर हम पैरेलल में लगा रहे हैं, वहाँ पर सीरीज़ में लगा रहे हैं, ऐसा क्यों। ठीक है, तो ऐसा इसलिए लगा रहे हैं कि इसमें जो एकदम मतलब वो जो गैल्वेनोमीटर को हाईएस्ट, मतलब उसकी कैपेसिटी बनाने के लिए, मतलब कितने रेंज तक बनाया जा सकता है, गैल्वेनोमीटर को कितने रेंज तक, कितने
रेंज का एमीटर बनाया जा सकता है, कितने रेंज का वोल्ट मीटर बनाया जा सकता है, इसलिए इसको हम लगाते हैं यहाँ। ठीक है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा लगा दिया, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगा, उसकी मदद से हम निकाल लेंगे, जी में ज़्यादा जाएगा नहीं। ठीक है, ज़्यादातर वोल्टेज इसमें जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये इस रेंज, इतने रेंज तक का हम बना सकते हैं, ये फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पर लिखा हुआ है टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एमीटर, ये देखो आ गया बात, टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एमीटर शंट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद गैल्वेमीटर। वही आपका जो एमीटर का रेंज है उसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, शंट लगा देंगे पैरेलल। ठीक है, तो ये सब आपका पूरा लिखा हुआ है, क्या क्या करना है, कैसे निकालेंगे वो यहाँ पर दिया हुआ है पूरा। यहाँ पर सर्किट लॉ KVL KCL लगा दोगे, आ जाएगा आपको। KVL KCL मैंने पहले बता दिया। देखो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं ले रहे हैं, अभी आपको फार्मूला जब क्वेश्चन कराएंगे ना तब है। अब देखो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर आपका इसमें आपके कोर्स में नहीं है, आप इसको देख सकते हो, प्रिंट आउट स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये IIT वगैरह में काम देगा, IIT वगैरह में है, IIT के सिलेबस में है। ठीक है, तो इस तरीके से चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर किस तरीके से बिहेव करता है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, किस तरीके से आपका चार्जिंग होगा, रेट ऑफ चार्जिंग dQ/dt I होता है। तो इस तरीके से आप, टाइम कितना लगेगा, ये सब टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट को चार्ज करने में कितना टाइम लगेगा वो बता रहा है। ठीक है, बस ये कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।